ठीक है, एपीजीपी आपका हो गया था। ठीक है ना। अच्छा, आपके टेस्ट भी चालू कर देते हैं फिर। आ, पहले एपीजीपी अपलोड और करके आप, आज क्या है, थर्सडे है ना आज, तो नेक्स्ट वीक थर्सडे से टेस्ट रख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट किसका रख देते हैं, एपीजीपी का रख देते हैं। एक बार अगर मान ले किसी बच्चे ने बीच में से ज्वाइन किया है तो एक बार वो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे रिवाइज कर ले। फिर थर्सडे से पहले पहले मैं क्या ले लूंगा, एक डाउट सेशन ले लूंगा। ठीक है। आप अगर कहते हो तो आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है। अगर आप पूरा चैप्टर कवर अप कर लेते हो तो सैटरडे को आपसे पूछ लूंगा, संडे को ऑनलाइन ले लूंगा, चाहे डाउट सेशन ले लूंगा। जितने क्वेश्चन बोलोगे उतने करवा दूंगा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट वीक से एपीजीपी का टेस्ट रख लेते हैं, क्योंकि टेस्ट अब चालू कर लेते हैं। टाइम ऐसे निकलता जाएगा, फिर सारे चैप्टर्स के टेस्ट हो नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो आप मुझे बताना, फिलहाल देखिए। हाँ, हाँ, एपीजीपी के एडिशनल क्वेश्चन भी करने चाहिए। मैंने भी करवाए हैं, आपको भी करने चाहिए। जितने नहीं होंगे मुझसे करवा लेना, कोई मुझे इश्यू नहीं। हाँ जी। तो मैंने भाई ये जो होमवर्क दिया था, पहले तो ये बताओ ये होमवर्क करा कि नहीं करा। आज ये बहाना है, कल कुछ और। यहाँ पे कोई फर्स्ट क्लास वाला तो नहीं है ना अभी। ठीक है। किस किस ने करे हैं वैसे क्वेश्चन। कोई बात नहीं। मैंने एच के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, एच के। हाँ हाँ, एच के नहीं, मतलब वो ई के करवाए थे ना। तो वो दिए थे और एक एच एक्सरसाइज दी थी। वैसे सिर्फ सही बता रहा हूँ, आधे घंटे का काम था वो। होंगे या नहीं होंगे, वो बात की बात होती है। पहले क्या होता है, ट्राई करना। आधे घंटा 40 मिनट के अंदर सब ट्राई हो जाना था, लेकिन आई नो आप पे काफी बर्डन था। ठीक है ना। तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं वो एक्सरसाइज डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये आप लोगों के हिसाब से मैं वो एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करता, मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक बार आप ट्राई कर लेंगे तो फिर मैं उसके डाउट्स ले। बेटा, आप लोगों का ट्राई करना जरूरी है। आप ट्राई करने के बाद जब सीखते हो ना, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है और याद भी रहता है। अब क्या होता है, अगर मान लिया आपने ट्राई भी नहीं करे, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में आपको टाइम लगता है। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं, तो कुछ ना आप में इंप्रूवमेंट नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग पे जोर आया ही नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मैंने ही एक्सप्लेन कर दी, और क्वेश्चन का आंसर भी मैंने ही एक्सप्लेन कर दिया फिलहाल। तो ठीक है। मुझे लगता है आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं, और हम डिस्कस करते हैं आपका आगे का कॉन्सेप्ट। हाँ जी। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले बात की जाए, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था
लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन। क्या डिस्कस किया था? और लीनियर इक्वेशन बेटा क्या, लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है जहां पे वन वेरिएबल नहीं टू वेरिएबल वाली भी होती है, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, वन। लेकिन अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो सबसे पहले तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं। और आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी इक्वल टू जीरो। क्या बताया बेटा मैंने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहां पे मैं फिर भी मेंशन कर देता हूं, और मैं लिख रहा हूं यहां पे, जरा देख लीजिएगा। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैज हाईएस्ट पावर टू। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, आपकी टू होगी। तो बेटा उसको बोलते हैं आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपका यहां पे हम लिख लेते हैं इस बात को। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, every quadratic equation has got two values of x. Every quadratic equation has got two values of x called as roots of equation. हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है यानी कि x, उसकी कितनी वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यूज होती है। और उन दो वैल्यूज को बेटा यहाँ पे नाम क्या दिया जाता है बेटा, आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन। छोटी क्लासेस में पढ़ा था आपने, टेंथ क्लासेस में। और x की एक वैल्यू का नाम याद रखना, मैं क्या लिखवा रहा हूं, x की एक वैल्यू का जनरल नाम लिखवा रहा हूं। क्या बोलते थे एक वैल्यू को, अल्फा। और x की जो दूसरी वैल्यू होती है उसका नाम क्या रखा जाता था, पी। ध्यान रखना, अल्फा और बीटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, सिर्फ बोलने के लिए नाम है बस एक तरीके से, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा बोलना कोई फॉर्मूला नहीं है, बस क्योंकि दो वैल्यूज होती हैं एक्स की, तो एक वैल्यू को मतलब दोनों का डिस्टिंग्विशमेंट क्रिएट करने के लिए, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक को अल्फा बोल दिया जाता था और एक को बीटा। और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। क्या बोला मैंने, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। मतलब आपका अल्फा और बीटा, ये समझ लो कि अगर चाइनीज लोग भी अपने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे होंगे, तो चाहे इनरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज, वो एक्स की दो वैल्यूज को क्या बोलते होंगे, अल्फा, और दूसरी वैल्यू को बी। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने वर्ल्ड वाइड बोला, ठीक है ना। सानिया, आप फर्स्ट क्लास है क्या आप लोगों की? मैंने यहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, आज की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लास्ट क्लास में थी, अच्छा सान्या, ठीक है याद आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करा है बेटा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैं बता देता हूँ, हल्का सा रिकॉल करवा देता हूँ बेटा। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, टू हो, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और फिर मैंने बताया कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यूज होती है, हैज गॉट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। और उस दोनों वैल्यूज को बेटा जी नाम दिया जाता है, और वो नाम कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या नाम होता है वो, इक्वेशन।
और उन दोनों में से एक वैल्यू का नाम अल्फा बोला जाता है और एक वैल्यू का नाम बीटा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इन एक्स की दोनों वैल्यूज को क्या बोला बेटा जी, आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन। और मैं चाहूंगा बेटा ध्यान रखना, अलग अलग वर्ड्स भी पता होने बहुत जरूरी है। और एक्स की एक वैल्यू को अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, और दूसरे ऐसे भी बोल देते हैं इसे, वैल्यूज ऑफ, आई रिपीट, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्या वर्ड बोला मैंने बेटा? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है। और आप सबको पता है कि आपका यहाँ पे जो वेरिएबल है वो बेसिकली एक्स वैल्यू है और उसकी दोनों वैल्यूज, तो इसीलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलो या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बोलो। ठीक है। अब बात आती है कि सर इन्हें रूट्स बोलते हैं, तो ये कैसे निकाले जाते हैं? अच्छा, थोड़ा मैं आगे जाने से पहले एक चीज बता दूं, सुन लो। क्योंकि चीजों को अलग अलग तरीके से रिलेटेड होके पढ़ना चाहिए। सीए का मतलब यहाँ पे ना बेटा, जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त क्या क्राइटेरिया होता है, ऐसा पेपर में आता है, ऐसा पेपर में नहीं आता। इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, ये आता है, ये नहीं आता। ये तो हमें भी पता है कि एमसीक्यू का पेपर है, तो यहाँ पे लेंदी वाला क्वेश्चन नहीं आता। क्या बोला? लेंदी वाला क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि ना, लेंदी वाला क्वेश्चन नहीं आता, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना कहीं आपको अपनी नॉलेज एनहांसमेंट में ज्यादा ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ दिस कि पेपर में ये आता है, नहीं नहीं ये नहीं आता, या जो पेपर में नहीं आता वो करवाऊंगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? वो कहीं ना कहीं मेरे स्टडी मटेरियल का ही पार्ट नहीं होगा। जो पेपर में बिल्कुल नहीं आ सकता ना, मतलब जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, मेरे स्टडी मटेरियल का ही पार्ट नहीं होगा, वो मेरे क्लास के डिस्कशन का ही पार्ट नहीं होगा। अगर मेरे क्लास का डिस्कशन का कोई चीज पार्ट है, तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट और फुल एक्सटेंट वो पेपर के अंदर आ सकता। ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, मैं आपको बता रहा था कि जैसे लीनियर इक्वेशन का जो कर्व होता था वो कैसा बनता था, जल्दी बताओ। लीनियर इक्वेशन का कर्व कैसा बनता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा एक मिनट, आप जवाब दोगी? एक मिनट रुक जा, सुन, जवाब सुन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनती है। पैरेलल टू एक्सिस नहीं, तुम्हें, सुन लो, अब मेरी बात को पूरी ध्यान से सुनो बेटा, वही मैं कह रहा हूं, अभी भी तुम जवाब गलत दे रहे हो। क्लैरिटी वाली बात नहीं करी आप लोगों ने, और जबकि मैंने आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करा था। अब मैं बोलता हूं, सुनना, कि मैंने नहीं ना बताया हो तो बोलना। मैंने बोला था कि आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वन वेरिएबल वाला होगा तो पैरेलल टू एक्सिस होगा, और अगर दो वेरिएबल वाला होगा तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। ये बोला था कि नहीं बोला था? तो जब मेरे को आपसे पूछता है कोई भी, या मैं पूछता हूं कि बताओ स्ट्रेट लाइन का, सॉरी, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, तो आपका जवाब सिर्फ एक शब्द होना चाहिए, क्या? स्ट्रेट लाइन। क्या होना चाहिए? अगर मैं बोलूं कि वन वेरिएबल वाला, तो आप बोलोगे पैरेलल टू एक्सिस, और मैं बोलूं टू वेरिएबल वाला, तो आप बोलोगे अपवर्ड या डाउन। ये जवाब हो। तो बेटा यहां पे पॉइंट ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, ये देखो, ये कर्व ऐसा होता है, यू शेप। आप यहां पे देख पा रहे हो बेटा, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा जा रहा है? दो बार। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा जा रहा है? और एक्स की वैल्यू भी कितनी आती है क्वाड्रेटिक में? दो। इन्हीं में से किसी एक वैल्यू का नाम क्या है? अल्फा। और दूसरी वैल्यू का नाम क्या है? बीटा। तो चाहे मैं सही बताऊं, उसका यूज कोई खास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बेटरमेंट कर रहा है आपको, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की क्यों होती है दो वैल्यूज, वो बताने में आपको हेल्प कर रहा है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ही ऐसा होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली
थोड़ा सा आइडिया दिया। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं कि भाई ये एक्स की जो दोनों वैल्यू होती है वो निकलती कैसे है। तो यहां पे बोलेंगे हाउ टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंजलि, आशा, गौरिका, खुशी, पायल, सान्या एंड तरुण, बेटा आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो बताते जा रहे हैं? हाँ जी, रिप्लाई करो बेटा चैट बॉक्स में एक बार। ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले बेटा, सबसे पहला इसका एक तरीका होता है, मेन तरीका बता देता हूं। एक होता है बेटा जी आपका फैक्टराइजेशन। क्या होता है बच्चों? फैक्टराइजेशन। ठीक है। और एक होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड। एक होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है। अरे डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये वही मेथड है, मेरे फॉर्मूला लिखने पे शायद आपको याद आए कि एक्स की दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस। 10th क्लास में पढ़ते थे तुम ये, b² माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाय कितना? 2a। होल डिवाइडेड बाय कितना? 2a। दोस्तों आपको याद दिला दूं, हाँ जी, यहां पे आप जरा देखिए बेटा, पहली बात तो ये एबीसी क्या होता है। तो एबीसी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे ही लिख सकते हैं ऊपर, और अगर स्पेस हो आपके पास तो ए का मतलब क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है नंबर, प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो माइनस, वही होगी आपकी ए की वैल्यू। इसके अलावा बी क्या होता है? बी होता है बेटा जी आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और इसके अलावा बेटा जी आपका सी क्या होता है? तो सी होता है बेटा जी आपका क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके साथ एक्स ना हो। आई रिपीट, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, और सी क्या होता है आपका? कांस्टेंट। आ रहा है समझ में ये बात? ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो अब जरा देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला, और बल्कि छोटी क्लासेस में तो मैंने तो ऐसे लिखा है, छोटी क्लासेस में तो क्या कहते थे कि ये बेसिकली b² माइनस 4ac के लिए एक वर्ड यूज होता था, डी। क्या वर्ड यूज होता था? और डी का मतलब ही क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। डी का मतलब ही क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट। हालांकि मैंने डी ना लिख के पूरा ही लिख दिया फॉर्मूला। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। एबीसी क्या होता है सबको पता चल गया? अच्छा दोस्तों, होने को तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी बता दूं, लेकिन दिखा दूंगा, आपकी बुक में ही है, आईसीआई की बुक में ना डेरिवेशन दे रखा है। जबरदस्ती मैं अभी डेरिवेशन दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एज सच बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, ये हैरानी होती है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसी भी बच्चे को नहीं पता होता, चाहे 12th में 100 आउट ऑफ 100 आए, किसी को नहीं पता होता ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है ना? इनफैक्ट हम अपनी सोचें तो हमें भी नहीं पता था। मतलब 12th के बाद जब कभी ये इसका डेरिवेशन देखा तो ऐसा लगा कि हमें ऐसे ही बता दिया गया बस, कि एक्स की दो वैल्यूज अल्फा और बीटा निकालने का ये फॉर्मूला होता है। मतलब शायद मेरे को ये हैरानी है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन भी नहीं आया कभी कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है ना? है आप में से किसी को पता है? आप मैथ्स बैकग्राउंड है? 12th में कितने मार्क्स आए हैं आपके मैथ्स में? 75, अच्छे ही मार्क्स होते हैं वैसे। आप नॉन मैथ्स हैं, मैथ्स बैकग्राउंड है, कितने मार्क्स आए आपके 12th में? 95। क्या आपको पता है
चलो, अच्छा वैसे बताया था, बट अभी याद नहीं है या कुछ ऐसा कहना चाह रहे। चलो ये फेयर इनफ है, एक्सेप्टेबल है ये बात। हाँ जी, मैथ्स बैकग्राउंड हो, कितने आए मैथ्स में 12th में? 74, अच्छे मार्क्स है, मैं बुरे नहीं मान रहा। आप बताओ, आपको पता है ये बात कैसे डिराइव होता है? अच्छा, कभी सोचा ही नहीं। खैर, मतलब जैसे इस बच्चे ने कहा कि शायद बताया था, भूल गई हूँ। फेयर इनफ, हो सकता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बट इन जनरल मेजोरिटी की अगर देखा जाए तो जरूरत ही ऐसे माइंड में ही नहीं आता। बस ये टीचर ने बताया स्कूल में ये ऐसे होता है, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। खैर, अच्छा, मैं लेकिन हाँ मैं दोबारा से बता दूं, ये बात इसलिए नहीं बोलनी मैंने कि डेरिवेशन बताना है, बट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा चेंज करना। हर जगह बिल्कुल इतना ब्लाइंडली नहीं चल सकते हम। जहां पे मैं आपको क्रैमिंग करने के लिए कहूंगा, यस ऑफ कोर्स मैं भी कह सकता हूं। अगर मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए आउट ऑफ सिलेबस बताना पड़े, तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? तो वहां पे मैं बोलूंगा कि बेटा है तो सही एक लॉजिक, अपनी तरीके से थोड़ा सा जस्टिफाई भी करूंगा, लेकिन शायद हो सकता है पूरी तरीके से एक्सप्लेन ना भी करूं। अच्छा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, क्योंकि सीए में पढ़ने का स्टाइल ही यही होता है। अब इसके बाद अगर बात करें फैक्टराइजेशन, बेटा फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप देख लो क्या होता था फैक्टराइजेशन। ये मतलब दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स। तो यहाँ पे आप जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। दोस्तों मुझे यहाँ पे फैक्टराइजेशन ना चाहते हुए भी बताना पड़ेगा, क्योंकि क्लास के अंदर मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चा हो सकता है जिसको याद ना हो कि फैक्टराइजेशन होता क्या था, है ना? तो एक बार के लिए तो मेरा रिकॉल करना बनता है, शायद उसे याद आ जाए, क्योंकि होने को तो फैक्टराइजेशन नाइन्थ, नाइन्थ स्टैंडर्ड, एट्थ नहीं, नाइन्थ होगा आई थिंक। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन का एक और नाम। और बिल्कुल बेटा जी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे देखो पता है क्या करना है हमें? इस 5 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है कि उन दोनों पार्ट्स का प्लस माइनस करने पे तो वापस से 5 आए, और उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आंसर आए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप में से कुछ बच्चे नॉन मैथ्स हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो, 3 और 2 5 होता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर होता है। आप यहां पे समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 6 भी 6x स्क्वायर होता है। सो दिस इज द वे टू मेक अ मिडल टर्म स्प्लिट। नाउ फर्दर, इससे अगले स्टेप में बेटा इन दोनों में से x कॉमन होता है और x+3 बचता है। इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन आता है और x+3 बचता है। फिर x+3 और x+3 दोनों तरफ है तो x+3 कॉमन आता है, और फिर इधर से x बच जाता है और इधर +2 बच जाता है। और आपका यहां पे x+3 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से x की एक वैल्यू -3 आती है और x की दूसरी वैल्यू -2 आती है। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक बात याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। रिपीट करो, क्या वर्ड बोला? दूसरा वर्ड, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्या वर्ड बोलोगे? ठीक है ना? और फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, क्या बोलोगे? फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों एक बात याद रखना, जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये बात मत भूलना, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगी हमारे। आपका यहां पे देखिए, ठीक है, ये देखो, आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। बेटा हमेशा एक लाइन याद रखना मेरी, जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिपीट करो, क्या बोला?
और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि आप जब x की वैल्यू इक्वेशन में x की जगह पे पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू क्या आएगा, RHS। और आइए यहां पे चेक करते हैं, x इक्वल टू -3 को अगर पुट करा जाएगा तो यहां पे आपका -3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 5 और x की जगह पे -3 होगा, प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये आपका 9 होगा, यहाँ पे 15 होगा और ये 6 होगा, 9 और 6 15 होगा, 15 में से 15 गया तो 0 होगा। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहां पे अगर हम बात करी जाए तो x इक्वल टू -2, क्या बोला, x इक्वल टू -2, तो यहां पे आपका -2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 5 आपका -2 और प्लस में 6 इक्वल टू 0 होगा। बेटा आ रही है बात समझ में ये? तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पे आपका -10 हो गया, प्लस में 6 हो गया। तो बेटा बस मुझे एक बार जरूर बताना था कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं वो हमेशा इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई का मतलब बेटा बोल के बताओ। बहुत बढ़िया, LHS इक्वल टू RHS, बिल्कुल सही बोला। ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे आपको बताऊं, जब भी कभी मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल हो। कई बार ऐसा होता है कि या तो मिडिल टर्म ऐसे दो पार्ट्स में बांटना कि प्लस करने पे प्लस माइनस करने पे सेम आए और मल्टीप्लाई करने पे जो कंडीशन होती है वो ऐसी कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? ऐसी कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन नहीं बनती तो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस, दैट इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और आपको मैं बता दूं कि आंसर दोनों से सेम आता है। एक काम कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाने से पहले आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि ए क्या है। बेटा ए की वैल्यू बोलो, बेटा बी की वैल्यू बोलो, और सी की वैल्यू 6। दोस्तों यहां पे आपने नोटिस किया कि पूरी इक्वेशन पॉजिटिव की थी। आप एक चीज याद रखना, आप देखो शुरुआत में इक्वेशन भी कैसी है, पॉजिटिव के सेंस में। पूरी की पूरी इक्वेशन में सब जगह क्या है, प्लस का साइन है। तो अगर कल को कभी तुम यहाँ पे एक्स के आगे माइनस का लगा देखते हो तो समझ जाना इक्वेशन में कभी माइनस नहीं होता। वो माइनस किसकी वजह से आया, बी की वजह से। अगर कभी यहाँ पे ऐसे लिखा देखते हो आखिरी में -10, तो बेटा इक्वेशन में कभी माइनस नहीं है, तो यानी कि माइनस क्या है, सी की वैल्यू है -10। ठीक है। तो यहां पे तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, लेकिन कुछ बच्चों को इस बात को भी लेके कंफ्यूजन होता है। छोटी क्लासेस में तो होता था, अभी तो पता नहीं। तो यहाँ पे आपका बेटा अल्फा और बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, और फॉर्मूला दोबारा ना लिख के सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है, -b, तो यहाँ 5 आ गया। उसके बाद बेटा जी आपका 5 का स्क्वायर b² -4a और c की जगह 6। अब यहां पे 2a की जगह 1, 5 का स्क्वायर 25, 4 6 या 24, और नीचे आपका क्या आ गया, 2 आ गया। दोस्तों ध्यान रखना, ये दो वैल्यूज आएंगी अल्फा और बीटा। तो एक बार तो बेटा जी अल्फा निकालते वक्त पॉजिटिव ले लो, -5 बीच में प्लस, यार 25 -24 कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1। और बीटा निकालते वक्त बीच में माइनस रख लो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे -5 + 1 -4 अपॉन में 2 -2। यहाँ पे -5 -1 -6 अपॉन में 2 -3। क्या सेम आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं वेरीफाई हो गया, दो बातें पता चल गई, दो तीन बातें पता चल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है,
या तो फैक्टराइजेशन या फिर डिस्क्रिमिनेंट। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए तो हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड पे ही जाओ, और अगर ना हो तो बेटा जी किस पे जाओ फिर, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है। इसके अलावा आपको यह पता चल गया, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। रिपीट माय सेंटेंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज। ठीक है। और आई थिंक यही सब बातें मैंने यहाँ पे बताई आप लोगों को। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ना बेसिकली एक और तरीका होता था जिसको बोलते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या सुना हुआ नाम है या नहीं है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन अब इस तरीके का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला बनाया है ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड का, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन का जो लॉजिक है वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। और यहां पे आप जरा देख लीजिएगा, ये लो, ये है आपका तरीका। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जस्ट कोई वैसे काम की बात तो नहीं है, बट हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, सबसे पहले उसे वन बनाते थे। क्या बनाते थे उसे? और उसे वन बनाने का तरीका ये होता था कि जैसे यहाँ ए लिखा है तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ 10 लिखा है तो पूरी इक्वेशन को, अगर यहाँ 20 लिखा है तो पूरी इक्वेशन को 20, जिससे यहाँ पे क्या बन जाए, वन। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने वन बना दिया, उसके बाद जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ, बेटा बी बाय ए का हाफ क्या होगा, बी बाय टू ए। ऑल ओके। इस एक्स के कॉफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को, क्या बोला, दोबारा से रिपीट करो, एक्स के कॉफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस। इन्होंने क्या करा कि प्लस माइनस दोनों करते हैं वैसे तो इन्होंने दूसरा तरीका निकाला, सी बाय ए को ले गए उधर, और बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा सबको पता है, बी स्क्वायर अपॉन में टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर ए। तो बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर, इस तरफ भी प्लस कर दिया और इस तरफ भी प्लस कर दिया, दोनों साइड कर सकते हैं। फिर आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बस बेटा ज्यादा मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपका मन हो तो दिमाग लगा सकते। ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आपका डेवलप हो जाए। ठीक है। चलिए, तो आपका यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, मेनली आपके सीए सीएम में फाउंडेशन के अंदर या तो फैक्टराइजेशन चलेगा और या फिर क्या, डिस्क्रिमिनेंट चलेगा। आपका ये मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं। ठीक है यहां तक। चलिए, अब जरा देखो, सबसे पहले यहां पे अगर बात की जाए तो इसके बाद एक चीज याद रखने वाली है जिसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, और सम का मतलब उन दोनों का समीशन। उन दोनों का समीशन जब अल्फा प्लस बीटा निकाला जाता है तो एक शॉर्टकट बन जाता है इसका, और वो शॉर्टकट होता है माइनस का बी अपॉन में ए। क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए? बेटा कुछ भी अभी तक नया नहीं है, सब कुछ टेंथ क्लास का ही डिस्कस हो रहा है। और सही बताऊं तो जब चैप्टर ही टेंथ क्लास का है तो डिस्कस भी वही होगा, चाहे सीबीएसई में कोई चीज पूछी जाती हो या ना पूछी जाती हो, मुझे लगता है बताया तो सारा कुछ जाता है। तो यहाँ पे आपका, तुम्हारी टेंथ ऑनलाइन तो नहीं थी ना? है? चलो, कोई बात नहीं, अब सीख लो। एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। मैं बता भी देता हूं कि ये माइनस बी बाय ए कैसे बना। अच्छा बेटा, यहां पे आप जरा देखो, माइनस बी प्लस वाले को मैंने अल्फा मान लिया, प्लस, और बीच में माइनस वाले को मैंने बीटा मान लिया। बेटा साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। अब अगर इसके बाद एलसीएम लिया जाएगा तो नीचे तो टू ए आएगा, बोलो हाँ या ना। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसके बाद यहाँ पे प्लस है लेकिन
माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। साफ साफ दिख रहा है दोस्तों तुम्हें, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac से माइनस कैंसिल, और एक तरीके से माइनस बी क्या हो गया बच्चों, -2b अपॉन में 2a, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर, -b/। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से मैंने लिख के समझा दिया, एक बार सिर्फ याद नहीं करवाया, मेरी फीलिंग ये है कि शायद ऐसा करवाने के बाद किसी को ये याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान। ठीक है, इसलिए बताया, नहीं तो सीधा बस -b/a लिख के मेरा काम खत्म। अब इससे आगे चलते हैं, सम ऑफ रूट के अलावा साथ के साथ बेटा जी आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के अलावा साथ के साथ बेटा जी आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है बच्चों अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा यानी कि भाई दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है c/a। क्या आता है? अब a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यू नो ऑलरेडी, है ना, एक्सप्लेन कर चुका हूं। और आपका अगर मन करे कि जैसे ऊपर वाले का डेरिवेशन किया था, मेरे को लगता है मैं यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा बता देता हूँ। बेटा आईसीआई की बुक ओपन करोगे, जहां पे ये फॉर्मूला लिखा था, ये कैसे बना, वहीं पे देखो, ये सम ऑफ रूट और साथ के साथ फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट। हालांकि सुनो, इन्होंने ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, इन्होंने बस ऐसे लिख के सीधा आंसर क्या लिख रखा है, c/, जो सबको याद है कि जनरली बुक्स में ऐसा बहुत बार करते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत आए, मतलब कुछ किसी को जानना हो, मन हो, तो इन सॉल्व करो। ये इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा, बताए तो a+b और a-b। ठीक है, नीचे 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी। सॉल्व खुद करके देखना, नहीं होगा तो मुझसे पूछो। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट के बारे में बताया। अच्छा, कुछ बातें देख लो। इफ टू रूट्स आर इक्वल, if two roots are equal but opposite in sign। अरे क्या मतलब समझते हो इसका? यानी कि अल्फा की वैल्यू k है एंड बीटा की वैल्यू -k है। सो सम ऑफ रूट्स विल बी, बताओ क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट 0 होगा कि नहीं होगा, है ना? भाई एक नंबर 5 है, दूसरा -5, एक नंबर 7 है, दूसरा -7, तो ऐसा ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे इधर देखो, अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि जहां पे सम ऑफ रूट अगर 0 हो रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, सम ऑफ रूट की फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट क्या था, ये ए इस तरफ डिवाइड है, इस तरफ जाके क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। आज और आज के बाद हमेशा याद रखना, पी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, पी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट अगर कभी 0 आए तो समझ जाना कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल बट ऑपोजिट इन। दोस्तों कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं, यहां पे देखो, x² -25 इक्वल टू 0। तुम कोई बार बच्चा कहता है कि सर इसमें तो b है ही नहीं, अबे तो 0 है तभी तो नहीं है। ये देखो, इसका यही तो मतलब हुआ, हाँ, यही तो मतलब हुआ इसका। तो अगर इसका यही मतलब हुआ, बेटा अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, सेकंड आईडी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये एंड ही होने वाली है, तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है।